नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हमने 4 क्लासें कर ली हैं, 5 क्लासें कर ली हैं। अब हमारी ये है 6वीं क्लास। ठीक है। 5 क्लासों में हमने मॉडल्स एंड थ्योरीज पढ़े थोड़े बहुत। ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में भी आप लोगों को मॉडल्स एंड थ्योरीज जो कि नेट जेआरएफ के सिलेबस में है वो देखने को मिलेंगी, जिसमें उद्योगों से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगी। तो इसके अलावा पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो थ्योरीज होंगी वो आप सबको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है। ये 6वीं क्लास है, हमारी 6th क्लास है। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये इस क्लास में हम पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि वायुमंडल का हम संगठन वायुमंडल का संगठन व संरचना हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ये जो क्लास है वो नेट जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। इसके लिए है नेट जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, ये क्लास नेट जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाय, मैं हूँ दीपक और मैंने एमए किया है ज्योग्राफी से। जेआरएफ क्वालिफाई हूँ मैं 99.66 परसेंटाइल के साथ। पीएचडी में प्रेजेंट टाइम में चल रही है गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज से, चूरू से मेरी पीएचडी चल रही है। ये मैं हूँ और ये मेरा नाम है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपको कौन पढ़ा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पृथ्वी का वायुमंडल। देखो, वायुमंडल की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, वो गैसों की एक गहरी परत से घिरा हुआ है, जो इसकी सतह से कई हजार किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। ठीक है। पृथ्वी के इस गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जैसे स्थलमंडल होता है और जलमंडल होता है, वायुमंडल भी उसी तरह पृथ्वी का एक अभिन्न अंग माना जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। इसकी तुलना की अगर मैं बात करूं तो वायुमंडल जो है वो बहुत ज्यादा पतली गैसीय परत के रूप में हमें दिखाई देता है। बहुत ज्यादा पतली गैसीय परत है। ठीक है। लेकिन ये जो गैसीय परत है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से अलग नहीं हो सकती है। पृथ्वी घूर्णन भी कर रही है, पृथ्वी अपने आप में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अप्लाई कर रही है, जिसे हम अपसारी बल कह देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी गैसेस भी है जो अपने आप में हल्की गैसें हैं। यहाँ पर सोलर जो विंड्स हैं वो भी प्रभावी होती है। इसके अलावा हवाएं खुद भी चलती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, ये वायुमंडल जो है पृथ्वी के साथ लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसने क्या किया हुआ है, इस गैसीय आवरण को जिसे हम वायुमंडल कहते हैं उसे पृथ्वी के साथ जोड़े हुए रखता है। यहाँ एक टर्म आता है वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के कारण जो दबाव पड़ता है। देखो, हवा का एक अपना दबाव होता है और उसका अपना एक वेट होता है, उसके अपना एक वजन होता है। और वो वजन क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, तो उस वजन को, उस पड़ने वाले दबाव को क्या कहते हैं? उस दबाव को कहते हैं वायु का दबाव या वायुदाब कैसे कहते हैं। ठीक है। वायुदाब एक महत्वपूर्ण जलवायु तत्व है। अपने जलवायु में वर्षा, हवाएं, चक्रवात, ये बहुत सारी यहाँ पर टेम्परेचर, ये बहुत सारी यहाँ पर फैक्टर्स हैं जलवायु के। इन जलवायु तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व वायुदाब भी है, जो हमारे यहाँ पर चक्रवातों को, वायु, हवाओं को, मौसम को परिवर्तित करने या उसको उसमें परिवर्तन लाने या उसमें उसका निर्धारण करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम यहाँ भर बात करें MSL पर, मीन सी लेवल पर वायुदाब की, तो वो कितना होता है? 1013.25 MB होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की भूमिका क्या है। भाई साहब, वायुमंडल आता किस काम में है? तो वायुमंडल में देखो बहुत सारी गैसेस पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये पौधे ये क्या करती हैं? हमारे जो जीवन है उसको सस्टेन करने में ये जो गैसेस हैं वो बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है। पौधों को जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है?
कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। जबकि पशुओं और अन्य जीवों की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। वायुमंडल जो है वो इन जीवनदायिनी गैसों की निरंतर आपूर्ति करता रहता है, जो पौधों के लिए भी आवश्यकता है, पशुओं के लिए भी आवश्यकता है और पशुओं के अलावा और भी अन्य जो जीव हैं, उन सब के लिए आवश्यक है। सभी जीवों को अपनी जैव भौतिक प्रक्रियाओं के लिए एक निश्चित तापमान सीमा और सौर विकिरण की विशिष्ट आवृत्तियों की आवश्यकता होती है। कोई भी जो जीव है, जो भी जैव भौतिक प्रक्रियाएं होती है, उन सब के लिए एक निश्चित तापमान आवश्यकता होते हैं और सोलर रेडिएशन की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की उन्हें आवश्यकता होती है। उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर नीचे जब गड़बड़ होती है तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो वायुमंडल इन कुछ आवृत्तियों को क्या करता है, अवशोषित करता है जो सूर्य से आ रही होती है और कुछ को पारित होने देता है, मतलब वापस से जाने देता है, कुछ को परावर्तित कर देता है। अर्थात वायुमंडल सौर विकिरण के प्रवेश को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। वायुमंडल केवल पशुओं, जीवों, पौधों के जीवन को ही सस्टेन नहीं करता है, जबकि सूर्य से आने वाली विकिरणों को भी नियंत्रित करता है, उनको कंट्रोल करता है कि कितनी काम में आनी चाहिए, कितनी काम में नहीं आनी चाहिए। ठीक है? यहाँ पर आगे आगे हम बात करें तो वायुमंडल जो है पृथ्वी की सतह के तापमान को भी एक निश्चित सीमा में बनाए रखता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो अन्य ग्रहों की जैसे ही क्या होता, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल भी होता, हमारी पृथ्वी की हालत भी होती, हमारी पृथ्वी का तापमान भी वैसा ही होता। लेकिन हमारी पृथ्वी पर जो वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल की वजह से पृथ्वी की सतह का जो तापमान होता है, औसत तापमान, जिस तापमान में जीवन संभव है, उस तापमान को निश्चित सीमा में बनाए रखने का ये ट्राई करता है, ठीक है? यदि वायुमंडल ना होता, तो दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता। वायुमंडल क्या करता है? हमारे रहने लायक तापमान को बना देता है। अगर वायुमंडल नहीं होता, तो दिन में बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता, रात में बहुत ज़्यादा कम तापमान हो जाता। तो ये दोनों का अंतर जो था, जो अंतर है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यदि समताप मंडल में ओज़ोन परत नहीं होती, तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें हैं वो सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाती और पृथ्वी पर बहुत सारा नुकसान करती, जीवों को नुकसान करती, पौधों को नुकसान करती, ठीक है? वायुमंडल जो है वो बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्कापिंड होते हैं, उनको भी नियंत्रित करता है और घर्षण के कारण ही मेसोस्फेयर में उनको क्षेत्र में जला देता है, ठीक है? बहुत सारा जो मीटियोराइट पार्ट है वो वहीं पर खत्म कर देता है। यहाँ पर एक मौसम भी एक वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो पौधों की वृद्धि, मानवों के लिए कृषि, कृषि के लिए मृदा निर्माण और मानव बस्तियों जैसे अनेक प्राकृतिक और मानवीय कार्यों को प्रभावित करता है। विभिन्न जलवायु तत्व मिलकर मौसम का निर्माण करते हैं। तो वायुमंडल जो है वो इसका अपना एक महत्व होता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर किसी भी तरह का कोई जीवन नहीं हो पाता, ठीक है? अब हम बात करते हैं वायुमंडल की बनावट की। वायुमंडल की बनावट का मतलब होता है वायुमंडल का संगठन की हम यहाँ पर बात करते हैं। वायुमंडल के संगठन की हम बात करते हैं, उसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि वायुमंडल जो है वो किन-किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो वायुमंडल में सबसे पहले हम बात करें तो वायुमंडल अपने आप में बहुत सारी गैसों का क्या है, एक मिश्रण है। इसके अतिरिक्त गैसों के अतिरिक्त क्या है, इसमें ठोस पदार्थ भी पाए जाते हैं, द्रव कणों की बड़ी मात्रा भी पाई जाती है, जिन्हें हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, एरोसोल्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। वायुमंडल में गैसें हैं, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ वाटर वेपर्स वगैरह भी पाए जाते हैं, द्रव कण भी पाए जाते हैं। इन सब को मिला करके हम क्या कह देते हैं, एरोसोल कह देते हैं। यहाँ पर कुछ गैसें स्थायी घटक मानी जाती है, जो कुल गैसीय आयतन में निश्चित अनुपात में बनी रहती है, वो परिवर्तित नहीं होती है। उनका जो अनुपात है वो स्थायी रहता है, परमानेंट होता है, इसलिए वो परमानेंट घटक मानी जाती है। अन्य घटक स्थान और समय के अनुसार बदलते हैं। कुछ गैसेस ऐसी हैं जो पूरे वायुमंडल में समान रूप से पाई जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, तो ये पूरे वायुमंडल में समान रूप से पाई जाती है। लेकिन कुछ घटक ऐसे भी हैं जो स्थान और समय-समय के अनुसार बदलते रहते हैं। गर्मियों में वो घटक अलग होंगे, अलग मात्रा में होंगे, सर्दियों में अलग मात्रा में होंगे, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अलग मात्रा में होंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में अलग मात्रा में होंगे, इस सतह पर अलग होंगे और अपर एटमॉस्फेयर में अलग होंगे, ठीक है? यदि निलंबित कणों, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वाटर वेपर और अन्य चेंजेबल गैसेस को अलग कर दिया जाए, तो शुष्क वायु जो है, वो लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी पर लगभग समान रहती है। इन सबको अलग-अलग कर दिया जाए, तो जो ड्राई एयर है, इन सबको अलग कर दिया जाए और केवल हवा रखी जाए, तो इसका लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पृथ्वी पर लगभग ये समान रह सकती है।
ऊपरी वायुमंडल में गैसों का अनुपात बदल जाता है, सतह पर गैसों का अनुपात अलग रहता है, ऊपरी वायुमंडल में गैसों का अनुपात अलग हो जाता है। मतलब सतह से ऊपरी वायुमंडल में जब हम जाते हैं तो जो गैसेस हमें देखने को मिलती है उनका रेशियो बदल जाता है। सतह के पास वो ज्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलता है उनका, और ऊपरी वायुमंडल में उनका कंसंट्रेशन कम देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन जो है वो सतह के पास ज्यादा देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें CO2 की और जलवाष्प की, तो वो भी लगभग 90 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं। बात करें हम यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, इन दो गैसों की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों मिलकर के शुद्ध शुष्क वायु का लगभग 99% भाग बनाते हैं। जिनमें से नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन जो है वो 78% है। कितना परसेंट है? 78% है, और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। तो इन दोनों को मिलाकर के जब हम देखते हैं तो 99% भाग अकेले केवल ये दोनों गैसेस ही बना देते हैं, और लगभग 1% का निर्माण करती है अदर जो गैसेस है, जिन्हें हम इनर्ट गैसेस कह देते हैं। ज्यादातर जो उनमें इनर्ट गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं। इन गैसों के अलावा क्या होता है, वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प भी मौजूद होता है, और धूल कण भी पाए जाते हैं। ये ठोस और द्रव कण जो है वो जलवायु की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये ठोस कण और जलवाष्प नहीं होंगे तो वहां पर जलवायु कंडीशंस अलग होंगी, और जहां पर ये होंगे वहां पर जलवायु कंडीशंस अलग होंगी। अब ये देखिए यहाँ पर एक ये बना हुआ है पाई डायग्राम, जिसमें ये 92 ये 78% जो है वो नाइट्रोजन है। यहाँ पर 78.08% तो इस पूरे राउंड में केवल नाइट्रोजन नाइट्रोजन हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा 20.95% जो है वो ऑक्सीजन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा 1% जो है हमें ये देखने को मिलती है। इनमें से 1% में से भी 0.93% जो है वो कौन सी गैस है? आर्गन गैस है। और इसके अलावा बची कुछ जो गैसेस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, जिनमें जेनॉन है, नियोन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इस तरह की गैसेस हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। गैसों के आयतन प्रतिशत की अगर मैं बात करूं, अगर मैं वायुमंडल को 100% लेकर के चलूं, तो इस 100% में कितना किसका प्रतिशत कौन सी गैस का है? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, जो है 78.084%। ठीक है, दूसरी सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली गैस है वो है ऑक्सीजन, 20.946, जिसे हम 20.95% कह देते हैं। 95% हम इसे कह देते हैं। ठीक है, 20.95% हम कह देते हैं। थर्ड नंबर पर जो है वो आर्गन है, ध्यान रखना, 0.93%। 0.93% है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर जो गैस हमें देखने को मिलेगी वो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा है थर्ड नंबर पे 0.93% आर्गन हो गई। फोर्थ नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कभी कभी लगभग 0.03% हो जाती है, और कभी कभी 0.04% हो जाती है। ठीक है, हम याद करेंगे तो ये वाला याद करेंगे 0.03%। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो 0.04% याद रखिएगा। इसके अलावा नियोन पाई जाती है 0.001818%। हीलियम पाई जाती है 0.00524%। मीथेन पाई जाती है 0.00187%। क्रिप्टॉन पाई जाती है 0.001114%। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इनका सीक्वेंस ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक वाला जो ट्रेंड था वो चला गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट है, ये देखिए कंपोजिशन है यहाँ पर 78% नाइट्रोजन है, 24.95% ऑक्सीजन है, इसके अलावा 0.93% आर्गन है, इसके अलावा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा और अदर गैसेज हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन नाइट्रोजन वायुमंडल के कुल आयतन का लगभग 78% भाग बनाती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ना ही तो इसका रंग होता है, ना ही इसकी कोई गंध होती है, ना ही इसका कोई स्वाद होता है। अपेक्षाकृत ज्यादातर ये क्या है, एक इनर्ट गैस मानी जाती है। इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय गैस मानी जाती है। अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है? अक्रिय गैस क्या होती है? एक तो होती है सक्रिय गैस और एक होती है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस वह गैस होती है जो सामान्यतः अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया
नहीं करती है, किसी अन्य पदार्थों के साथ क्या करती है, प्रतिक्रिया नहीं करती है। इनर्ट का अर्थ होता है नॉन रिएक्टिव, मतलब ऐसी गैस जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है। ऐसी गैसों के परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में अन्य परमाणुओं के साथ संयोजन नहीं करते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट गैस है, और ये सभी जैविक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण घटक है। जितने भी जैविक यौगिक हैं, जीवन है, उसका एक महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रोजन का जो उपयोग होता है वो ऑक्सीडेशन या अन्य क्षरण जो होते हैं उनको रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये एयर रिएक्टिव गैसों के लिए इनर्ट डाइल्यूएंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ऊष्मा या रसायनों को हटाने के लिए कैरियर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आग या विस्फोट को रोकने के लिए भी इनहिबिटर के रूप में उपयोग किया जाता है। आप लोग जो देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर भी नाइट्रोजन देखने को मिलती है। इसके अलावा जो पैकेट्स होते हैं, फूड पैकेट्स होते हैं, उनमें भी नाइट्रोजन गैस देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उनमें भी हमें नाइट्रोजन गैस देखने को मिलती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो मुख्य कार्य है वो कंबशन को नियंत्रित नियंत्रित करना है, मतलब जलन को, या फिर मैं कहूँ जलने को, कंबशन को नियंत्रित करना है। ये एक बहुत ज्यादा ठंडी गैस होती है। आई होप आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, कई बार जो ये बार में लड़के लड़कियां खड़े होकर के शॉट्स मारते हैं ना, तो उन शॉट्स के अंदर जो धुआं निकलती रहती है वो एक तरह से नाइट्रोजन गैस ही होती है। कई बार क्या होता है, ये नाइट्रोजन गैस आंतों में जा करके और आंतों को सिकुड़ करके उनको खराब कर देती है। ठीक है, तो उल्टी वगैरह भी हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना नाइट्रोजन गैस ठंडी होती है। इसके अलावा जो मेडिकल डिपार्टमेंट वगैरह है, इसके अलावा जो पशु चिकित्सक हैं, वो अपने साथ जो एक थैला सा रखते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, उनमें से धुआं निकलती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। यह ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है। ध्यान रखना, यह ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने का काम करती है नाइट्रोजन। यह विभिन्न प्रकार के ऑक्सीडेशन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है। ध्यान से रखना, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ये सहायक होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो इनर्ट गैस में मुख्य रूप से नोबल गैसेस शामिल की जाती है। इनर्ट गैसों के बारे में आप लोगों को पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनर्ट या अक्रिय गैस नहीं है या है। तो इनर्ट गैसेस में नोबल गैसेस होती है, जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडोन। ये वाली जो गैसेस हैं वो नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कही जाती है। रेडोन गैस का उपयोग मैं बताता हूँ आप लोगों को। रेडोन गैस का जो यूज किया जाता है वो भूकंप का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। भूकंप का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भूकंप का पूर्वानुमान लगाने के लिए, हालांकि इसको महसूस हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा महसूस की जाती है और इससे पता चलता है कि हाँ, भूकंप आने वाला है। ठीक है, दूसरे नंबर की जो गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी आपको पता है एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ठीक है, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी प्राणी यहाँ पर पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर सकता है। पशु क्या करते हैं, पशु और जीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उसे कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसे बाहर छोड़ते हैं। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसका यूज पौधे जो है पौधे भोजन बनाने में करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, पुनः वायुमंडल में छोड़ते हैं। जिस समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके भोजन बना रहे होते हैं, उसी समय वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पुनः क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें पौधे लगाने चाहिए। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यद्यपि ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल का केवल लगभग 21% ही भाग है, फिर भी यह जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है। इसके बिना कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन अन्य तत्वों के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बनाती है, जैसे कि महत्वपूर्ण यौगिक बनाती है। इसके अतिरिक्त यह कंबशन को बिना ये इसके बिना जो है वो कंबशन संभव नहीं है। आप कोई भी चीज जलाओगे तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन के बिना आप किसी भी तरीके की जलाने वाला उपयोग नहीं कर सकते। आप किसी भी चीज को जला नहीं सकते बिना ऑक्सीजन के। ध्यान रखना, अगर आप किसी जैसे आपके पास कोई बत्ती है, उस बत्ती में आपने आग लगा रखी है और उस बत्ती को आपने क्या किया, एक कटोरे से ढक दिया, तो बिना ऑक्सीजन के क्या होगी, वो बत्ती बुझ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, बिना ऑक्सीजन के आप आग नहीं जला सकते। ऑक्सीजन के लिए आग कार्बन की जरूरत होती है। थर्ड नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यह तीसरी महत्वपूर्ण गैस है। हालांकि
बात करें कंसंट्रेशन के मामले में तो थर्ड नंबर पे आती है आर्गन गैस, लेकिन आर्गन गैस जो है वो नोबल गैस है, मतलब अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस होने की वजह से उसका कोई काम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम थर्ड इंपॉर्टेंट जो गैस है जो हमारे वायुमंडल के लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो शुष्क वायु का लगभग 0.03% भाग बनाती है, ध्यान रखना। और यह कंबशन का एक उत्पाद है, ठीक है, कंबशन का एक उत्पाद है, मतलब जब चीजें जलती है तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट। जब चीजें जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। हरे पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और इसका उपयोग भोजन निर्माण तथा अन्य जैव भौतिक प्रक्रियाओं के लिए करते हैं। चलिए, ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो ऊष्मा होती है उसको अवशोषित करने का काम करती है, और ऊष्मा भी कौन सी, जो सूर्य से आने वाली विकिरणें होती है उनको अवशोषित नहीं करती है, जबकि सूर्य की किरणों की वजह से जो पृथ्वी गर्म होती है, जब पृथ्वी गर्म होकर के अपने आप में रेडिएशन छोड़ती है तो उन रेडिएशन को, उस ऊष्मा को ये अवशोषित करती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो यहाँ का जो तापमान है वो बना रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तापमान यहाँ पर बना रहता है, क्योंकि ये क्या करती है, उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। यह पृथ्वी के हीट एनर्जी बजट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो अर्थ का जो हीट बजट होता है वो अलग होता है, लेकिन हमारी अर्थ का जो हीट बजट है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से। फॉसिल फ्यूल, जैसे फॉसिल फ्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, कोयला हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, इनके बढ़ते उपयोग के कारण क्या हो रहा है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। और वायुमंडल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये है कि अधिक ऊष्मा का अवशोषण होगा, और अगर अधिक ऊष्मा का अवशोषण होगा तो इससे क्या होगा, वायुमंडल का जो निचला स्तर होगा उसमें तापमान बढ़ जाएगा, और जब तापमान बढ़ जाएगा तो हम यहाँ पर देखेंगे कि गंभीर जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है, इसका ज्यादा कंसंट्रेशन ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर करता है, ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं और कम से कम कंबशन करना है, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कि गैस, नेचुरल गैसेस हो गई, इसके अलावा कोयले हो गए, पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी वगैरह हो गई, इनको बहुत कम से कम जलाना है, ठीक है, ध्यान रखना। चौथी इंपॉर्टेंट गैस है ओजोन। ओजोन जो है वो वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण गैस है, जो वास्तव में ऑक्सीजन का ही एक रूप है, जिसमें दो ऑक्सीजन के स्थान पर तीन परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के स्थान पर क्या होते हैं, तीन परमाणु होते हैं। ये तो है ओजोन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। तो ओजोन में के साथ जब एक ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीजन का एक और परमाणु मिल जाता है तो क्या बन जाती है, ओजोन बन जाती है। वह यह वायुमंडल में क्या है, असमान रूप से वितरित है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वायुमंडल में समान रूप से वितरित है, लेकिन ओजोन वायुमंडल में असमान रूप से वितरित है। इसकी जो सांद्रता है सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है, वायुमंडल सतह से 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच हमें यह देखने को मिलती है। ओजोन जो है वो ऊपरी वायुमंडल में बनती है, ध्यान रखना। ओजोन जो है वो सरफेस पर ना बन करके क्या करती है, ऊपरी वायुमंडल में बनती है और नीचे की तरफ ट्रांसफर होती है। ऊपरी वायुमंडल में बन करके नीचे की ओर परिवाहित होती है। और यह जो है वो एक ब्लैंकेट के रूप यह जो है वो एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, जिससे क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उन रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर जाती है, और उन रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से रोकती है, और जिसकी वजह से हमारी जो पृथ्वी है वो सुरक्षित रहती है। पृथ्वी पर जो जीव होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। जैसे मान लो ये ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। देखिए जैसे कि यूवीए जो है उसका 5% ये एब्जॉर्ब कर देती है, यूवीसी जो है उसको 100% एब्जॉर्ब कर देती है, यूवीबी जो है उसको 95% ये एब्जॉर्ब करती है। मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का बहुत बड़ा पार्ट ये हमारी पृथ्वी की सतह पर नहीं आने देती है, ठीक है। इसके अलावा अन्य गैसों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आर्गन देखने को मिलती है वायुमंडल में, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, मीथेन आदि बहुत कम मात्रा में ये गैसेस पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपोजिशन में तो यहाँ पर हमें एक जलवाष्प भी देखने को मिलती है। कंपोजिशन में हमने गैसेस देख ली, इसके अलावा यहाँ पर जलवाष्प भी हमें देखने को मिलती है। जलवाष्प जो है वो वायुमंडल की सबसे परिवर्तनशील गैसों में से एक है। हालांकि अगर मैं बात करूं
इसकी CO2 की। तो CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो पूरी पृथ्वी पर तो बराबर है, लेकिन समय के अनुसार ये बदलता रहता है। औद्योगिक क्रांति से पहले CO2 का कंसंट्रेशन अलग था और प्रेजेंट टाइम में CO2 का कंसंट्रेशन अलग है। ये स्थान के अनुसार बदलती नहीं है, ये स्थान के अनुसार नहीं बदलती, जबकि ये समय के अनुसार बदल जाती है। समय के अनुसार मतलब ये धीरे-धीरे का जो कंसंट्रेशन है CO2 का, वो बढ़ रहा है, ठीक है? तो वो परिवर्तनशील गैसों की श्रेणी में आती है। ध्यान रखना, CO2 भी परिवर्तनशील श्रेणी गैसों की श्रेणी में आती है और जल वाष्प भी जो है वो परिवर्तनशील गैसों की श्रेणी में आती है। ठीक है, जो कुल आयतन का लगभग 2% से 4% होती है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जल वाष्प का मैक्सिमम परसेंट कितना होता है, तो ये 4% तक होती है। ठीक है, जल वाष्प जो है वो वायुमंडल में मैक्सिमम कितनी प्रतिशत तक हो सकती है, 4% तक हो सकती है। और ये स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। ध्यान रखना, जल वाष्प स्थान व समय के अनुसार बदलती है। शीत, शुष्क और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में ये क्रमशः अलग अलग होती है। क्या होती है? शीत और शुष्क जो जलवायु होती है वहां पर इसका कंसंट्रेशन कम देखने को मिलता है, 2% के आसपास, 1% के आसपास, इवन 0.5% के आसपास भी ये देखने को मिलती है। या फिर मैं कहूँ पोलर एरियाज में इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.5% से 1% के बीच में रहता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु की बात करूँ, तो वहां पर इसका जो कंसंट्रेशन है वो 4% के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो स्थान और समय के अनुसार ये बदलती रहती है। गर्मियों में जलवाष्प की मात्रा अलग होती है, वर्षा ऋतु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है और सर्दियों में जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। ठीक है, और इस टाइम जो अगर मैं बात करूं मई जून की, तो जलवाष्प की मात्रा कम रहती है इस टाइम पर हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल पार्ट में, इंडिया के समुद्रों पर नहीं। ठीक है, तो वायुमंडल की लगभग 90% जो जलवाष्प है या नमी है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 6 किलोमीटर के भीतर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। वायुमंडल की 90% जनसंख्या जब 90% जो जलवाष्प है वो पृथ्वी की सतह से 6 किलोमीटर की ऊंचाई के भीतर भीतर ही पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह है जलवाष्प भी वायुमंडल की उष्मा को क्या करती है, बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से निकलने वाली जो रेडिएशन है उनको ट्रैप करके रोक लेती है, इसी तरह क्या करती है जलवाष्प भी वायुमंडल में उपस्थित जो ऊष्मा है उसको अपने अंदर समाहित करके रखती है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कह देते हैं। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा के रूप में जलवाष्प के अंदर ऊष्मा को ट्रैप करके रखती है जलवाष्प। ठीक है, यह पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंग विकिरण, मतलब जो पृथ्वी से निकलने वाली जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है तथा आने वाली जो सौर विकिरण है उसके कुछ भाग को अवशोषित करती है और यहाँ पर तापमान को बढ़ाए रखती है। जब भी आप देखते हैं कि बरसात के दिनों के बाद में जब भी धूप पड़ती है तो गर्मी ज्यादा महसूस होती है, उमस ज्यादा होती है। हालांकि टेम्परेचर कम होता है लेकिन उमस हमें फील होती है, क्योंकि जलवाष्प के अंदर जो मौजूद गुप्त ऊष्मा होती है वो हमसे टकरा करके और ज्यादा ऊष्मा पैदा कर देती है, जिसकी वजह से हमें गर्मी फील होती है, उमस फील होती है। जलवाष्प वर्षा और बादलों का मुख्य स्रोत है। ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना, जलवाष्प जो है वो वर्षा और बादलों का मुख्य स्रोत है। वर्षा और बादल जो है जलवाष्प की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, संघनन के समय यह गुप्त ऊष्मा छोड़ती है। ध्यान रखना, जब जलवाष्प बनती है तो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करके वो रखती है, जिसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। और जब इस वाष्प का संघनन होता है, मतलब ये ठंडी होती है, तो ये गुप्त ऊष्मा है वो रिलीज होती है। मतलब कंडेंसेशन के टाइम पर ये जो जलवाष्प है वो गुप्त ऊष्मा को छोड़ती है। और ये जो गुप्त ऊष्मा है वो तूफानों की प्रमुख ऊर्जा होती है। गुप्त ऊष्मा नहीं हो तो तूफान नहीं हो, मतलब जलवाष्प नहीं हो तो तूफान नहीं हो। तो तूफानों की प्रमुख ऊर्जा कौन सी होती है? गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होती है। वायु की नमी को धारण करने की क्षमता तापमान के साथ सीधे अनुपाती होती है। अंडरलाइन कर लेना इस चीज को, इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज्यादा वायु का टेम्परेचर होगा, वायु उतनी ही ज्यादा जलवाष्प या नमी को धारण कर सकती है। और वायु का टेम्परेचर जितना कम होगा, वो वायु नमी को धारण उतना ही कम करेगी। मतलब वायु का टेम्परेचर और नमी धारण करने की जो क्षमता होती है उसका बिल्कुल सीधे सीधे अनुपात है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो नमी धारण करने की क्षमता भी ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम है तो नमी धारण करने की क्षमता भी क्या होगी? कम होगी। तो इस लाइन को ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है ठोस कण। 6th नंबर पे वायुमंडल में पाई जाने वाली जो पदार्थ है उनमें ठोस कण 6th पार्ट है। वायुमंडल में उपस्थित ठोस कणों में चट्टानों से बने रेत कण, ज्वालामुखी की राख होती है, सूक्ष्म जीव होते हैं तथा महासागरीय लवण शामिल होते हैं। ध्यान रखना, ठोस कणों में क्या क्या है? चट्टानों से बने रेत कण मिलते हैं,
ज्वालामुखी की राख होती है, सूक्ष्म जीव होते हैं तथा महासागरीय लवण इसमें शामिल होते हैं। ऊपरी वायुमंडल में क्या होता है, ये तो निचले वायुमंडल की बात हो गई, और ऊपरी वायुमंडल की बात करें तो उल्कापिंड जो कि मेसोस्फीयर में आकर के जले थे, वो जले हुए कण भी यहाँ पर पाए जा सकते हैं। ये कण विकिरण को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, परावर्तित करते हैं और प्रकीर्णित करते हैं। ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स है, जिन्हें हम क्या देते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स। ये जो डस्ट पार्टिकल्स और सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, जो सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती है उन्हें अवशोषित करती हैं, परावर्तित करती हैं और प्रकीर्णित करती है। मतलब एब्जॉर्ब करती है, रिफ्लेक्ट करती है एंड स्कैटर करती है। इन्हीं के कारण क्या होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, ठोस पार्टिकल्स हैं, इन्हीं के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें आकाश लाल और नारंगी दिखाई देता है तथा डॉन और ट्विलाइट की अवधि बनती है। आप देखते हैं डॉन और ट्विलाइट की जो अवधि है वो इन्हीं ठोस कणों की वजह से बनती है। आकाश का जो नीला रंग है वो भी डस्ट पार्टिकल्स द्वारा होने वाले रेले स्कैटरिंग की वजह से हमें दिखाई देता है। यहाँ पर स्कैटरिंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रेले स्कैटरिंग होती है, एक मी स्कैटरिंग होती है और एक होती है रमन स्कैटरिंग। आप लोगों ने ये पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को इन सब के बारे में भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो रेले स्कैटरिंग की वजह से आकाश का हमें नीला रंग दिखाई देता है। एक्चुअल में आकाश नहीं होता, दिन के समय है आकाश जो हमें है वो रेले स्कैटरिंग की वजह से नीला दिखाई देता है। अदरवाइज आकाश केवल ब्लैक होता है, जो कि रात में हमें तारों के साथ दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, आकाश का नीला रंग किसकी वजह से दिखाई देता है, रेले स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस की अगर मैं बात करूं, गैसेस हमने पढ़ ली, जल वाष्प हमने पढ़ लिया, डस्ट पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की। तो ग्रीन हाउस गैसेस में नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ओजोन का। ओजोन भी ध्यान रखना ग्रीन हाउस गैस होती है, जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है तो वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, ठीक है। मीथेन हो गई। इसके अलावा जलवाष्प भी अपने आप में ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी होती है, लेकिन जब पृथ्वी से विकिरण निकलती है तो ये उनके लिए क्या कर जाती है, अपारदर्शी बन जाती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओजोन की बात करें तो यह भी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, यद्यपि इसकी मात्रा जो है वो सतह पर बहुत कम होती है, ठीक है। मीथेन की एक बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है जो जैविक पदार्थों और पशु अपशिष्ट के विघटन से उत्पन्न होती है। जलवाष्प की बात करें तो इसको हमने पढ़ लिया है कि यह परिवर्तनशील गैस है। ऊंचाई बढ़ने पर तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर यह घटती जाती है, मतलब सतह के आसपास इसका कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है और ऊंचाई पर जाते जाते इसका कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं भूमध्य रेखा से जब हम पोलर एरियाज की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें भूमध्य रेखीय क्षेत्र से जब हम पोलर एरियाज की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कम जलवाष्प देखने को मिलेगी और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ज्यादा जलवाष्प देखने को मिलती है। मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते जाते जलवाष्प का जो कंसंट्रेशन है वो घटता जाता है। मतलब भूमध्य रेखा के आसपास ये पाई जाती है 4% के आसपास, और पोलर एरियाज के आसपास ये 0.5 से 1% के आसपास पाई जाती है। तो ध्यान रखना, उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में यह लगभग 4% तक हो सकती है, जबकि शुष्क और ठंडे क्षेत्रों में 1% से कम भी हो सकती है। जलवाष्प सौर विकिरण के कुछ भाग को क्या करती है, अवशोषित करती है। जलवाष्प सौर विकिरण के कुछ भाग को भी अवशोषित करती है तथा पृथ्वी की ऊष्मा को बनाए रखती है। यह एक प्रकार के कंबल की तरह कार्य करती है, मतलब पृथ्वी के अंदर की गर्मी को अंदर बनाए रखती है, बाहर की गर्मी को बाहर बनाए रखती है, जिससे पृथ्वी नहीं तो अधिक ठंडी होती है और नहीं अधिक गर्म होती है। यह वायुमंडल में स्थिरता और अस्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। लाइन जो है वो लास्ट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, जलवाष्प का होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल का जो कॉम्पोजिशन था, उसका जो संगठन था वो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर मतलब वायुमंडल में किस तरीके से गैसेस का परतों का अलाइनमेंट है वो हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वायुमंडल को विभिन्न विभिन्न परतों में अध्ययन किया जाता है, जहाँ प्रत्येक परत की अपनी विशेषता होती है। वायुमंडल के बारे में जो आधुनिक ज्ञान है वो रॉकेट्स, रडार और सैटेलाइट से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है, ठीक है।
वायुमंडल की प्रभावी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से लगभग 16 से 29,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। ध्यान रखना, 16 से 29,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यह लगभग 80 किलोमीटर तक का भाग सबसे महत्वपूर्ण है। 800 किलोमीटर तक का भाग सबसे महत्वपूर्ण है। लगभग 50% वायुमंडल 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई के भीतर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। वायुमंडल का 50% जो कंसंट्रेशन है वो 5.6 किलोमीटर की हाइट तक ही पाया जाता है। उसके बियॉन्ड जो है वो अदर 50% पाया जाता है। और लगभग 97% जो वायुमंडल है वो 29 किलोमीटर तक की ही ऊंचाई तक सीमित है। ये दोनों लाइन जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वायुमंडल का 50% वायुमंडल की सतह से लेकर के 5.6 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है, और वायुमंडल का 97% भाग सतह से 29 किलोमीटर तक की हाइट तक ही पाया जाता है। वायुमंडल की अगर मैं बात करूं तो इसकी ऊपरी सीमा निश्चित नहीं है, परंतु इसमें लगभग 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है इस ऊपरी सीमा को। पृथ्वी का वायुमंडल गोलाकार परतों के रूप में व्यवस्थित है। पृथ्वी के चारों तरफ ये, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो इसके चारों तरफ ये वायुमंडल जो है वो गोलाकार परतों के रूप में व्यवस्थित है, इस तरह से। ठीक है, ये अंतरिक्ष हो गया यहाँ पर। ओके, चलिए, तापमान और वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को 4 मुख्य परतों में विभाजित किया जाता है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में एक मुख्य परत और है, जिसे हम एक्सोस्फेयर कह देते हैं, एक्सोस्फेयर। लेकिन एक्सोस्फेयर को इसमें इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें वायुदाब जो है वो ना के बराबर होता है। तो वायुदाब के आधार पर इसे हम इन 5 परतों में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 4 जो परतें हैं वो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। लेकिन जहां कहीं भी अगर ये प्रश्न आए कि तापमान और वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को कितनी मुख्य परतों में विभाजित किया गया है, तो वो 5 मुख्य परतों में विभाजित किया गया है। तो 5 ही आपको करके आना है। नाम क्या है? सबसे नीचे वाली जो परत है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। उससे ऊपर वाली जो परत है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उससे ऊपर वाली जो परत है उसे हम कहते हैं मेसोस्फेयर। और उससे ऊपर वाली जो परत होती है उसे हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। और सबसे ऊपर जो परत होती है उसे हम कह देते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर की कोई बाउंड्री नहीं है वहां पर एक्चुअल में। थर्मोस्फेयर की बाउंड्री पाई जाती है, एक्सोस्फेयर की कोई बाउंड्री नहीं है, वो खुला जो अंतरिक्ष होता है उसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये 5 परतें जो है वो ध्यान रखना, ऊंचाई के आधार पर भी ध्यान रखना। सबसे नीचे वाली ट्रोपोस्फेयर, दूसरे नंबर वाली स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरे नंबर वाली मेसोस्फेयर, चौथे नंबर वाली थर्मोस्फेयर और 5वें नंबर वाली एक्सोस्फेयर। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, जिसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। जिसे हम क्या कह देते हैं? क्षोभ मंडल कह देते हैं। ये सबसे निचली परत होती है। ठीक, इसे हम, ट्रोपोस्फेयर का जो अर्थ होता है वो होता है जोन ऑफ मिक्सिंग। ट्रोपोस्फेयर का जो अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? जोन ऑफ मिक्सिंग। यानी कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, ध्यान रखना, जो पृथ्वी की सतह से ध्रुवों पर लगभग 60 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर लगभग 16 किलोमीटर तक फैली हुई है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर इसकी हाइट जो है वो ज्यादा है, और ध्रुवों पर इसकी जो हाइट है वो कम है। भूमध्य रेखा पर इसकी जो हाइट है वो 16 किलोमीटर के आसपास होती है, और ध्रुवों पर जो इसकी हाइट है वो 6 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, इसके अलावा कई बार ये देखा जाता है कि ध्रुवों पर इसकी जो हाइट है वो 8 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है, और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है वो 18 किलोमीटर के आसपास। अलग अलग बुक्स में जो है वो अलग अलग दी गई है। एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो ये दिया गया है, 18 और 8 कितने होते हैं? 18 प्लस 8 होते हैं 26, और 26 किलोमीटर का आधा जो आता होता है उसे हम कहते हैं 13 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है, ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है वो क्या है? 13 किलोमीटर है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। औसत ऊंचाई, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर गर्म वायु अधिक ऊपर तक उठती है। भूमध्य रेखा पर कन्वेक्शन करंट चलती है, इसलिए वहां की जो गर्म वायु है बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जाती है। इसलिए ट्रोपोस्फेयर में इसकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है। कितनी है? 16 से लेकर के 18 किलोमीटर तक इसकी हाइट पाई जाती है। और भूमध्य ध्रुवों की तरफ अगर हम देखें तो वहां पर किसी भी तरह का कोई कन्वेक्शन करंट्स वहां पर नहीं उठता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बहुत ज्यादा कम अप्लाई होता है, इसलिए वहां पर इसकी जो हाइट है वो 6 से 8 किलोमीटर की हाइट तक ही पाई जाती है। टोटल एवरेज हाइट की अगर मैं बात करूँ तो वो 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई देखी जाती है क्षोभ मंडल की। ठीक है,
इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से घटता है। 6.5 किलोमीटर, यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मल लैप्स रेट की, तो वो कितनी है, 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। और अगर वहीं मैं बात करूँ किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर की हाइट पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, ध्यान रखना। जिसे हम क्या कह देते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य पतन दर हम इसे कह देते हैं। इस परत में फॉग, क्लाउड, जितने भी मीटेरोलॉजिकल इवेंट होते हैं, ड्यू, फ्रॉस्ट, रेनफॉल, टर्बुलेंसेस, एडीज जैसी जो घटनाएं होती है वो यहाँ पर होती है। इसे कन्वेक्शन रीजन भी या कन्वेक्टिव रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि कन्वेक्शनल जो प्रोसेसेस होती है, कन्वेक्शनल जो एक्टिविटीज होती है, वो यहीं तक सीमित रहती है। इसके बियॉन्ड स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में कन्वेक्शनल एक्टिविटीज नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ट्रोपोस्फेयर को वेदर का ट्रोपोस्फेयर को वेदर का क्षेत्र भी कहा जाता है, मौसम का क्षेत्र, मतलब जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल की होती हैं, क्योंकि सभी साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, प्रिसिपिटेशन, जो वर्षा वर्षण वगैरह होती है, वो सभी यहीं पर होते हैं। ठीक है, सभी जलवाष्प और ठोस कण इसी परत में पाए जाते हैं। सभी जलवाष्प और ठोस कण जो है वो क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है, इसलिए मौसम और ऋतुओं से अत्यधिक यह प्रभावित होता है। ट्रोपोस्फेयर का जो ऊपरी भाग होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भाग होता है, उसे ट्रोपोपोज कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर का जो ऊपरी भाग होता है वो ट्रोपोपोज कहलाता है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर मोटा होता है। ध्यान रखना, ट्रोपोपोज की हाइट ध्यान रखना 1.5 किलोमीटर है। ट्रोपोपोज की ऊंचाई ध्यान रखना भूमध्य रेखा पर लगभग 16 से 18 किलोमीटर होती है, 16 से 18 किलोमीटर, और ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर होती है। ठीक है, ध्यान रखना, यह ट्रोपोपोज और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच सीमा का कार्य करता है। ध्यान रखना, यहाँ पर तापमान लगभग स्थिर रहता है। ट्रोपोपोज का मतलब हो जाए, जो ट्रोपोस्फेरिक जो कंडीशंस होती है वो यहाँ पर रुक जाती है। यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर जो है, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच ये काम करती है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये तो ये रहा स्ट्रेटोस्फेयर और ये है ट्रोपोस्फेयर। इन दोनों के बीच में जो ये बाउंड्री का काम करती है, ये बाउंड्री ही क्या कहलाती है, ट्रोपोपोज कहलाती है। ठीक है, ट्रोपोपोज कहलाती है। ये हमने देख लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की, जिसे हम कहते हैं समताप मंडल। जिसे हम क्या कहते हैं, समताप मंडल। समताप मंडल के हम बारे में जानते हैं। समताप मंडल जो है वो क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होता है, और यह लगभग 50 किलोमीटर तक की हाइट तक फैला हुआ है। ध्यान रखना, इस परत में प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है, लेकिन ऊपर जाने पर यह बढ़ता है, और लगभग 50 किलोमीटर पर यह 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। देखो, जब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो प्रारंभ में जो तापमान होता है वो स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही हम 20 25 30 की 25 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचते हैं, धीरे धीरे जो तापमान है वो बढ़ना शुरू होता है। धीरे धीरे जो तापमान है वो बढ़ना शुरू होता है, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास। देखो ये आसपास यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं हो पाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इस स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में, इस ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है, और ओजोन गैस क्या करती है, ओजोन गैस सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, उन विकिरणों को एब्जॉर्ब करती है, और उस एब्जॉर्प्शन की वजह से वहां पर टेम्परेचर इस लेयर का बढ़ना शुरू होता है, लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे नीचे ही रहता है। हालांकि जो स्ट्रेटोस्फेयर का जो लोअर पार्ट है, मतलब समताप मंडल का जो निम्न पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, वहां पर जो तापमान है वो कुछ ऊंचाई तक क्या होता है, स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वो बढ़ता है, और 0 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि का जो कारण है वो ओजोन की उपस्थिति है, ये मैंने बता दिया है, जो कि क्या करती है, सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उनको अवशोषित करती है, और इन अवशोषण के कारण ही यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब होता है ऊंचाई के साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ता है, तो इस स्थिति को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, जनरली हम देखते हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, कम होता है, लेकिन इस परत में उस ऊंचाई पर क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, तो इस कंडीशन को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं।
और ये टेम्परेचर इन्वर्जन जो वाला है वो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कैसे पूछा था? देखो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा था। एक डायग्राम दिया गया था और इस डायग्राम में यहां से लेकर के यहां से लेकर के ठीक है, यहां से लेकर के और यहां तक का जो पोर्शन है वो दिया गया था इस तरीके से, और ऑप्शन दिए गए थे कि ये कंडीशन किस तरीके की है। तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर देखो, ये टेम्परेचर इन्वर्जन की है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन की ये कंडीशन थी, तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, डायग्राम दे करके पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, समतापमंडल की बात करें, तो इसकी कुछ और विशेषताएं कि यह परत लगभग बादल रहित होती है, जिसमें यह हवाई जहाजों के लिए उपयुक्त होती है। जो हवाई जहाज होती है, जो एरोप्लेन्स होती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट्स में उड़ती है। इसी कारण क्या होता है, विमान लोअर स्ट्रेटोस्फेयर की निम्न समतापमंडल या अपर ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं, क्योंकि इस ऊंचाई पर क्या होता है, बादल बहुत कम बनते हैं या न के बराबर बनते हैं, जहां मौसम क्या रहता है, शांत रहता है। कभी कभी इस परत में भी, कभी कभी स्ट्रेटोस्फेयर में भी नेक्रियस क्लाउड यानी कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स भी पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन जो है वो एग्जाम में पूछी गई है। समताप मंडल में पाए जाने वाले क्लाउड्स कौन से हैं? नेक्रियस क्लाउड्स या मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड इन्हें कहा जाता है। या मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड कहाँ पर पाए जाते हैं? तो समताप मंडल में पाए जाते हैं, निम्न समताप मंडल में पाए जाते हैं लोग, जो कि लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही बनते हैं। ज्यादा ऊंचाई पर नहीं बनते, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि कई बार जो कन्वेक्शन करंट्स है वो स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाती है, तो जलवाष्प का थोड़ा बहुत पार्ट वो वहां पर पहुंच जाता है और आइस क्रिस्टल्स के रूप में ये बादल वहां पर मौजूद होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर का ऊपरी भाग जो है वो स्ट्रेटोपोज कहलाता है, जो लगभग 45 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। और स्ट्रेटोपोज जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर प्लस मेसोस्फेयर यानी कि समताप मंडल प्लस मध्य मंडल के बीच में एक सीमा होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें मेसोस्फेयर की, तो मेसोस्फेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर स्थित होता है, स्ट्रेटोपोज के ऊपर होता है। स्ट्रेटोपोज एक सीमा होती है मेसोस्फेयर और प्लस स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में। तो मेसोस्फेयर जो होता है वो स्ट्रेटोपोज के ऊपर होता है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान पुनः घटता है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, ओजोन परत में ये तापमान बढ़ रहा था, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन क्या होता है, स्ट्रेटोपोज में तापमान फिर इक्वल रहता है और फिर क्या होता है, मेसोस्फेयर में जो तापमान होता है वो वापस से घटना शुरू होता है। और वो कहाँ तक पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है, देखिए यहाँ पर 100 किलोमीटर, सो -100 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाता है 80 किलोमीटर की हाइट पर। यहाँ नहीं, ये इरेजर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो, ये माइनस -100 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर पहुंच जाता है 80 किलोमीटर की हाइट तक। यानी कि जो मेसोस्फेयर की जो हाइट है वो 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक है। यानी कि मेसोस्फेयर जो है वो 30 किलोमीटर मोटी एक परत है, 30 किलोमीटर मोटी एक परत है, ध्यान रखना। और मेसोस्फेयर में ही क्या होता है, जो अ, वो होते हैं उल्कापिंड जो होते हैं, वो इस स्फीयर में ही आकर के जलना शुरू होते हैं। यहाँ वर्टिकल एयर करंट्स अपेक्षाकृत क्या होती है, स्वतंत्र होती है। वर्टिकल एयर करंट्स यहाँ पर स्वतंत्र होती है। और ऊपरी मेसोस्फीयर में नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, जो कि बर्फ क्रिस्टल से बने हुए बादल होते हैं, वो भी कभी कभी यहाँ पर बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड जो होते हैं, जो बर्फ क्रिस्टल से बने बादल होते हैं, वो कौन से स्फीयर में पाए जाते हैं? वो मेसोस्फीयर में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फेयर में मदर ऑफ पर्ल्स यानी कि नेक्रियस क्लाउड्स पाए जाते हैं। वहीं मेसोस्फेयर की बात करें तो वहां पर नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स पाए जाते हैं, जो बर्फ के क्रिस्टल से बने बादल होते हैं। तो मेसोस्फेयर का जो ऊपरी भाग होता है वो मेसोपोज कहलाता है, जो लगभग 85 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लेयर की, जिसे हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है वो मेसोपोज के ऊपर थर्मोस्फेयर स्थित होता है, जहाँ ऊंचाई के साथ तापमान पुनः बढ़ने लगता है। ये देखिए यहाँ पर जो तापमान मेसोस्फेयर में कम हो रहा था ऊंचाई के साथ साथ, वो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर थर्मोस्फेयर में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर वायुदाब जो है वो बहुत कम होता है। वायुमंडल की उच्चतम सक्रिय परतों में से यह एक परत है जहां पर तापमान बहुत ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर में एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ओजोनोस्फेयर। पहले ओजोनोस्फेयर के बारे में हम पढ़ते हैं, थर्मोस्फेयर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ये समताप मंडल में पाई जाती है ओजोनोस्फेयर। ठीक है,
इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। ओजोनोस्फीयर जो है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच स्थित होता है। हालांकि संपूर्ण जो कंसंट्रेशन होता है वो इस ऊंचाई पर नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 20 से 25 किलोमीटर के बीच ये कंसंट्रेशन पाया जाता है। वहीं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो ये कंसंट्रेशन 26 से 28 किलोमीटर तक पाया जाता है। और ध्रुवों की अगर हम बात करें तो वो कंसंट्रेशन 12 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच सबसे ज्यादा ये कंसंट्रेशन पाया जाता है। यह ओजोनोस्फीयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर तथा निचले मेसोस्फीयर तक भी फैला हुआ होता है। ओजोन अणुओं की उपस्थिति के कारण यह परत सूर्य की हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, इसे उनको आने से रोकता है। इसकी वजह से यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में चेंजेस होती है। मतलब ओजोन जो बनती है हमारी अर्थ पर वो ऊंचाई पर बनती है और वो नीचे की तरफ आती है। तो ध्यान रखना, ओजोन जो बनती है वो ओजोनोस्फीयर में बनती है। इसलिए इस केमिकल रिएक्शंस होने के कारण इसे ओजोनोस्फीयर को केमोस्फीयर भी कहा जाता है। केमिकल रिएक्शंस होने के कारण क्या कहा जाता है? केमोस्फीयर भी कहा जाता है, या हम कहें रासायनिक मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अनेक रासायनिक क्रियाएं होती है। इस परत में जो तापमान होता है वो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि समताप मंडल में तापमान बढ़ता है कितनी किलोमीटर प्रति सेकंड कितनी किलोमीटर कितनी किलोमीटर कितना 1 डिग्री सेल्सियस कितने किलोमीटर सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस कितने किलोमीटर पर बढ़ता है। क्योंकि 1 किलोमीटर पर हम ये देखते हैं कि कितने किलोमीटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर बढ़ता है, ध्यान रखना। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की स्पीड से या पर किलोमीटर की रेट से ये टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है। प्राकृतिक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय और मध्य अक्षांशों में बनती है। इंपॉर्टेंट लाइन, नेचुरल स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है या प्राकृतिक समताप मंडलीय ओजोन जो है वो मुख्यतः कहाँ बनती है? उष्ण कटिबंधीय और मध्य अक्षांशों में बनती है, ध्यान रखना। फिर जाकर के ये ट्रांसफर होती है वहां पर, ठीक है। अंटार्कटिका में वसंत ऋतु के दौरान ओजोन की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं? वसंत ऋतु के दौरान अंटार्कटिका में ओजोन की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका में उस टाइम पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, और अगर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाएगी तो ओजोन बनेगी कहां से? इसलिए ओजोन वहां पर कम हो जाती है। इसलिए उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ओजोन होल्स कहा जाता है। ये नेक्रियस क्लाउड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य मानव जनित प्रदीपों से संबंधित है। ओजोन होल जो है किससे संबंधित है? न्यूक्लियस क्लाउड से संबंधित है। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उससे रिलेटेड है। इसके अलावा और भी अन्य जो मानव जनित प्रदूषक होते हैं उनसे रिलेटेड है। ओजोन जो है वो नीचे ट्रोपोस्फीयर में भी ट्रांसफर होती है, विशेषकर पोलर फ्रंट के पास। जहां पर पोलर फ्रंट्स होते हैं वहां पर ये ओजोन जो है वो नीचे की तरफ ट्रांसफर होती है। सतह के निकट जो ओजोन होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रदूषकों, इसके अलावा तीव्र सूर्य प्रकाश और गर्म मौसम के कारण बनती है। ध्यान रखना, सतह पर ओजोन किसके कारण बनती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, वीओसीज यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे जो प्रदूषक है, इसके अलावा सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके कारण वहां पर बनती है। और यह फोटोकेमिकल स्मोक का एक प्रमुख घटक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एनवायरमेंट की लाइन भी यहाँ पर ऐड की जा चुकी है। फोटोकेमिकल स्मोक का प्रमुख घटक क्या है? ओजोन है, जो विशेषकर गर्मियों में शहरी क्षेत्रों को क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है। मेसोस्फीयर के बारे में हम पढ़ रहे थे। मेसोस्फीयर ओजोन परत के ऊपर स्थित मध्यवर्ती परत है, लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक फैली होती है। ध्यान रखना इसकी हाइट। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है, ये भी ध्यान रखना। यह लगभग 80 किलोमीटर पर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उल्कापिंड जो है वो इसी परत में जल जाते हैं। ये सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है मेसोस्फीयर के बारे में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर देखो, थर्मोस्फीयर में ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से बढ़ता है, ये हमने देख लिया है। इसका एक भाग जो है वो आइनोस्फीयर कहलाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइनोस्फीयर निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत का भाग है, तो वहां पर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। थर्मोस्फीयर, ओजोनो थर्मोस्फीयर, समताप मंडल, मेसोस्फीयर और क्षोभ मंडल। तो आपको क्या करना है वहां पर? आयनोस्फीयर जो है वो थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है, जो लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ। कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। यह परत रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होती है। ध्यान रखना, आयनोस्फीयर जो है वो रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के प्रसारण से संबंधित है, तो वो है कौन सी? आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर।
क्योंकि यह उन्हें पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। जो रेडियो तरंगे पृथ्वी से वायुमंडल में जाती है, वो थर्मोस्फेयर में, इस आयनोस्फेयर में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे वापस टकरा करके वापस आ जाती है पृथ्वी पर। इस परत में दबाव जो है अत्यंत कम होता है, एयर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए यहाँ पर उच्च तापमान होने के बावजूद भी व्यक्ति को गर्मी महसूस नहीं होती है। क्योंकि गर्मी महसूस होने के लिए एयर प्रेशर कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है, एयर प्रेशर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद भी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर गर्मी महसूस नहीं होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट जो है वो इसी परत में परिक्रमा करते हैं। इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है अलग अलग कंट्रीज ने छोड़ रखे हैं, स्पेशली अमेरिका एंड चाइना ने जो स्पेस स्टेशन छोड़ रखे हैं वो इसी परत में परिक्रमा करते हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उष्मा का जो अनुभव है वो यहाँ पर नहीं होता। उष्मा का अनुभव करने के लिए क्या होता है, गैसियस कणों का डेंसिटी ज्यादा होना जरूरी है, लेकिन इस परत में गैसियस कणों की या गैस के अणुओं की जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, अर्थात वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए यहाँ उष्मा का अनुभव नहीं होता है। इस परत के निचले भाग में ओरोरा दिखाई देती है। ओरोरा क्या होती है? ओरोरा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर कुछ प्राकृतिक सोलर रेडिएशन की वजह से मैग्नेटिक पावर वहां पर जनरेट होती है, जिसकी वजह से वहां पर अलग अलग हमें प्रकाशीय घटनाएं देखने को मिलती है, उन्हें हम ओरोराज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक परत जो होती है जिसे हम आयनोस्फेयर कहते हैं। आयनोस्फेयर की जो हाइट है वो 80 से 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, और आयनोस्फेयर एक विद्युत आवेशित परत है। ध्यान रखना, यह एक इलेक्ट्रिक चार्ज परत है। इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ये परत है। ठीक है, इस आयनोस्फेयर में प्रमुख रूप से 4 आयनिक परत पाई जाती है। इस आयनोस्फेयर में प्रमुख रूप से कितनी आयनिक परतें पाई जाती है? 4 आयनिक परतें पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। ये परतें हम इन्हें कह देते हैं, इनके अलग अलग नाम है। इन सब की क्या है, अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं हैं। डी लेयर की बात करें तो यह निम्न आवर्तन वाली यानी कि लो फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव्स होती है उन्हें परावर्तित करती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, अकेली यही जो परत है डी परत, वो अकेली यही परत है जो लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, जबकि यह मध्यम और उच्च आवर्ती तरंगों को अवशोषित कर लेती है। ये अकेली ऐसी परत है जो लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, बाकी मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडियो वेव्स होती है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको नीचे ये नहीं भेजती है। जबकि बात करें ई लेयर की तो यह मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडियो वेव्स होती है उन्हें परावर्तित कर देती है, और जो लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स होती है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। जस्ट उल्टा है। वहीं एफ लेयर की बात करें तो यह 2 भागों में विभाजित होती है, जिसे हम F1 और F2 लेयर कहते हैं, और यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। जी लेयर की बात करें तो यह दिन और रात दोनों में बनती है, लेकिन स्पष्ट रूप से पहचानी नहीं जाती है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। यह परत अगर मैं बात करूं तो आयनीकरण की विशेषता से युक्त है। आयनोस्फेयर आयनीकरण की विशेषता से युक्त है, जिसके कारण रेडियो वेव जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से। रात्रि में बात करें तो एफ लेयर ही सक्रिय रहती है, रात्रि में केवल एफ लेयर सक्रिय रहती है, जबकि डी और ई लेयर्स में आयनीकरण बहुत कम हो जाता है। रात के टाइम में एफ लेयर एक्स्ट्रा तरीके से एक्टिव रहती है, जबकि डी और ई जो लेयर्स होती है उनका जो आयनाइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि डी और ई लेयर रात्रि के समय बहुत कम एक्टिव रहती है। दिन के समय डी और ई लेयर्स में जो आयनाइजेशन है वो बढ़ जाता है, आयनीकरण जो है वो बढ़ जाता है, तथा एफ लेयर में F1 क्षेत्र विकसित होता है। दिन के समय में एफ लेयर में F1 क्षेत्र F1 जो लेयर है वो एक्टिव हो जाती है। F2 लेयर दिन में और रात दोनों में बनी रहती है। F2 लेयर जो है वो दिन और रात दोनों में बनी रहती है, जबकि F लेयर में F1 जो लेयर है वो दिन में एक्टिव होती है। F1 दिन में एक्टिव होती है, F2 भी दिन में एक्टिव रहती है, लेकिन F1 रात में थोड़ी कम एक्टिव हो जाती है, लेकिन F2 रात में पूरी की पूरी एक्टिव बनी रहती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये F2 लेयर होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर एक लाइन होती है कर्मन लाइन, ये जो F रेखा होती है, F जो परत होती है, F परत, यहाँ पर एक लाइन होती है, तो ध्यान रखना F परत में कर्मन लाइन पाई जाती है। कर्मन लाइन पृथ्वी के सॉरी, कर्मन लाइन नहीं होती, वो दूसरी होती है। देखो यहाँ पर
आ गया है। इसे हम पढ़ लेते हैं। देखो, कर्मन लाइन पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की सीमा को दर्शाती है, लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कर्मन लाइन किससे रिलेटेड है? सबसे पहली बात तो ये वायुमंडल से रिलेटेड है। कौन सी परत से रिलेटेड है? ये थर्मोस्फेयर से रिलेटेड है। थर्मोस्फेयर में कौन सी परत से रिलेटेड है? आयनोस्फेयर से रिलेटेड है। ठीक है। और इसके अलावा कर्मन लाइन जो है, कर्मन रेखा, वो ई परत से रिलेटेड है। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, कर्मन लाइन जो है, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे इसमें, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। क्योंकि कैनली हेविसाइड लेयर और कर्मन लाइन ये दोनों है यहाँ पर, और कौन सी किससे रिलेटेड है वो मैं देखता हूँ। कर्मन लाइन कौन सी लेयर लेयर से रिलेटेड? शायद ये ई जो लेयर है उससे रिलेटेड है। 100 किलोमीटर की हाइट पर है ये, और थर्मोस्फेयर में है। और ये कर्मन लाइन का ताल्लुक जो है वो ई लेयर, जिसे हम कैनली हैवीसाइड लेयर भी कहते हैं, उससे है, ध्यान रखना। यहाँ पर एफ लेयर को भी कुछ नाम से जाना जाता है। हाँ, अब पता चल गया मुझे। देखो, कर्मन लाइन जो है वो ई लेयर से रिलेटेड है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कर्मन लाइन जो है वो ई लेयर से रिलेटेड है, बार बार पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस कर्मन लाइन के अलावा यहाँ पर एक लेयर और पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं कैनली हैवीसाइड लेयर, या हैवीसाइड लेयर हम इसे कह देते हैं, जो आयनोस्फेयर की एक महत्वपूर्ण परत है, जो कि लगभग 90 से 150 किलोमीटर के बीच होती है। और ये भी क्या होती है? ई लेयर से रिलेटेड होती है, ई परत से रिलेटेड होती है। यह रेडियो तरंगों के परावर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे ई लेयर का भाग माना जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एफ नहीं है, इसे ई लेयर का भाग माना जाता है। और वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर एक परत है जिसका नाम है एप्लिटन बर्नेट परत। कौन सी परत है यहाँ पर? एप्लिटन बर्नेट, एप्लिटन बर्नेट परत। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परत को एप्लिटन बर्नेट परत कहा जाता है? तो एप्लिटन बर्नेट परत का जो संबंध होता है वो किससे होता है? एफ परत से होता है। ये चीजें जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, भूल मत जाना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो कर्मन लाइन कैनली हैवीसाइड का संबंध किससे है? ई परत से है। और एप्लिटन बर्नेट परत जो है उसका संबंध किससे है? एफ परत से है। कर्मन लाइन कितनी किलोमीटर की हाइट पर है? 100 किलोमीटर की हाइट पर हो। कैनली हैवीसाइड की मोटाई कितनी है? 90 से लेकर के 150 किलोमीटर की हाइट पर ये अपने देखने को मिलती है आइनोस्फेयर में, जिसका संबंध ई लेयर से माना जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आई होप आपको बात ये समझ में आ गई होगी। ये देखिए यहाँ पर एफ लेयर, ये डे टाइम है और ये नाइट टाइम में है। F2 लेयर, F1 लेयर दोनों टाइम में विकसित होती है। ई लेयर और डी लेयर दिन में होती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं किसकी? एफ लेयर की, तो एफ लेयर का F2 जो पार्ट होता है वो रात के टाइम पर एक्टिव होता है। F1 थोड़ा बहुत पार्ट इसका दिन के टाइम पर भी होता है। मतलब एफ जो लेयर है वो पूरी तरह रात के टाइम में एक्टिव होती है। इसके अलावा ई लेयर थोड़ी बहुत एक्टिव रहती है। ई लेयर थोड़ी बहुत एक्टिव रहती है, पूरी तरीके से एक्टिव नहीं रहती है। इसका जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज है ओरोला, ओरोरा, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं पोलर लाइट्स। देखिए ये पोलर लाइट्स इस तरीके से होती है। यहाँ पर पृथ्वी के जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पर मैग्नेटिक पावर जो है वो होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइन से यहाँ पर होती है। और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से सोलर विंड्स क्या होती हैं यहाँ पर अलग अलग कलर्स में आकर के प्रदर्शित होती हैं, जिन्हें हम ओरोराज कहते हैं। जिन्हें हम उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करें तो ऑरोरा बोरियालिस कह देते हैं। उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न जो लाइट्स होती है उन्हें उत्तरी ध्रुव के पास ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं।
और दक्षिणी ध्रुव में इन्हें ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं, जो सदर्न लाइट्स होती है। ठीक है, ऑरोरा एक प्राकृतिक प्रकाशीय परिघटना होती है, नेचुरल लाइट फेनोमेना होता है, जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई देता है। ध्यान रखना, ऑरोरा। ऑरोरा कैसे बनती है? ऑरोरा बनने की प्रोसेस यहाँ पर देखो। ऑरोरा का निर्माण मुख्यतः सन और अर्थ इंटरेक्शन के कारण होता है। सन अर्थ इंटरेक्शन के कारण होता है। कैसे? सूर्य से जो सोलर स्ट्रॉम्स होते हैं, जैसे कि कोरोनल मास इजेक्शन होता है, उसके दौरान चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो निकलते हैं, इलेक्ट्रिफाइड गैसेस वहां से निकलती है। ये चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, और पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें अधिकतर हार्मफुल पार्टिकल से बताता है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो है वो पोल्स, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ नीचे आ जाते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ ये जो पार्टिकल जो नीचे आते हैं, ये पार्टिकल जब ऊपरी वायुमंडल की गैसेस से टकराते हैं तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी रंगीन रोशनी उत्पन्न करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और यही चमकदार जो रोशनी होती है, रंगीन रोशनी होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? ऑरोरा कह देते हैं। ऑरोरा में रंग क्यों बदलते हैं? ऑरोरा में रंग बदलते हैं, ग्रीन जो रंग बदलता है वो ऑक्सीजन की वजह से बदलता है, सबसे कॉमन होता है। रेड जो होता है वो हाई एल्टीट्यूड की ऑक्सीजन की वजह से बनता है, और ब्लू या पर्पल जो होता है वो नाइट्रोजन की वजह से बदलता है। क्यों? क्योंकि ये सोलर रेडिएशन के जो पार्टिकल्स आते हैं वो गैसेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और वहां पर अलग अलग कलर जनरेट करते हैं। आयनोस्फेयर और रेडियो वेव्स की अगर मैं बात करूं तो ऑरोरा मुख्यतः उस क्षेत्र में बनती है जहां पर मैग्नेटोस्फेयर प्लस आयनोस्फेयर ओवरलैप करते हैं। कहां पर बनते हैं? मैग्नेटोस्फेयर प्लस आइनोस्फेयर आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, वहां पर ये बनते हो। स्पेशली कहां पर? ई लेयर में बनते हैं, स्पोरेडिक ई लेयर में बनते हैं, जिसे हम कहते हैं कर्मन लाइन के बियॉन्ड। कर्मन लाइन के बियॉन्ड जो कैनली हेविसाइड जो परत होती है, कैनली हेविसाइड, कैनली हेविसाइड जो परत होती है, वहां पर ये हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। यह लेयर क्या करती है? हमने पढ़ा था मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। और वहीं अगर मैं बात करूं लो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को रिफ्लेक्ट कौन सी करती है? तो वो एफ वेव करती है। ध्यान रखना, एफ वेव से जस्ट उल्टा होती है ये। रेडियो कम्युनिकेशन को होराइजन से दूर तक पहुंचने में मदद करती है। कौन सी लेयर? ई लेयर। दिन और रात के अनुसार इसका बिहेवियर बदलता है। डे टाइम में रिफ्लेक्शन कम प्लस डिस्टेंस तक, नाइट रिफ्लेक्शन डिस्टेंस ज्यादा होती है। रिफ्लेक्शन डिस्टेंस ज्यादा होती है, रिफ्लेक्शन कम होता है, ध्यान रखना। एक्सोस्फीयर सबसे ऊपरी परत होती है, लास्ट और मोस्ट जो इंपोर्टेंट परत है उसे हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर वायुमंडल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। यह लगभग 400 किलोमीटर से शुरू होती है ऊपर तक। यहाँ एयर बहुत ज्यादा रिफाइंड हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर गैसेज जो जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन स्पेस में एस्केप कर जाते हैं। यह लेयर धीरे धीरे आउटर स्पेस में मिल जाती है, इसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया तापमान और वायुदाब के अनुसार वायुमंडलीय परतों का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, वो भी किसके आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल की जो संरचना है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तापमान और वायुदाब के आधार पर हमने पढ़ लिया। ये देखिए, ये है रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है, ये डायग्राम देख लीजिएगा आप लोग। मैं बढ़ता हूँ आगे। एयर कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम एक्सक्लूडिंग वाटर वेपर। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन 0.04%, आर्गन 0.93%। वायुमंडल को केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक संगठन के आधार पर मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? होमोस्फेयर में विभाजित किया जाता है, प्लस हेट्रोस्फेयर में इससे विभाजित किया जाता है। हेट्रोस्फेयर मतलब सममंडल और विषम मंडल। कौन कौन से? यहाँ पर हम बात करें तो सम मंडल, और दूसरा है विषम मंडल। यहां से भी प्रश्न बनता है, विषम मंडल। ठीक है, सममंडल की अगर मैं बात करूं तो यह है वायुमंडल का निचला भाग है, जहां गैसों का मिश्रण लगभग क्या रहता है? समान रहता है, और गैसों के समान मिश्रण की वजह से ही इसे क्या कहा जाता है? सममंडल कहा जाता है। इसकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 80 से 90 किलोमीटर तक की हाइट होती है। और हमें पता है 80 से 90 किलोमीटर की जो हाइट होती है वो कौन सी परत की हाइट होती है? वो होती है मेसोस्फीयर की जो हाइट होती है वो होती है। यानी कि इसमें सममंडल में हम कौन कौन से परतों को शामिल करते हैं? क्षोभ मंडल को, समताप मंडल को, प्लस मध्य मंडल को इसमें हम शामिल करते हैं। इसमें गैसों का अनुपात जो होता है वो लगभग स्थिर रहता है। ठीक है,
कौन कौन सी गैसें यहाँ पर पाई जाती है? नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, आर्गन एंड CO2 जो है वो अल्प मात्रा में पाई जाती है। इस क्षेत्र में मिक्सिंग यानी कि टर्बुलेंस प्लस कन्वेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। ध्यान रखना, सममंडल में मिक्सिंग यानी कि टर्बुलेंस प्लस कन्वेक्शन ज्यादा होती है। इसमें शामिल जो परतें होती हैं उसमें ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, सममंडल में कौन कौन सी परतें शामिल की जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, समताप मंडल और मध्य मंडल इसके अंदर शामिल किया जाता है। मध्य मंडल इसके अंदर शामिल किया जाता है, इसलिए इसे जोन ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जोन ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, समान संरचना का परत भी कहा जाता है। दूसरा है विषम मंडल, ठीक है, विषम विषम मंडल। दूसरा विषम मंडल क्यों होता है? यह है वायुमंडल का ऊपरी भाग होता है जहां गैसें अनेक मॉलिक्यूलर वेट वाले होने के अनुसार अलग अलग परतों में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर गैसों का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, आणविक भार होता है, वो अलग अलग होता है, इसलिए गैसें अलग अलग परतों में विभाजित होती है। नाइट्रोजन की लेयर अलग बन जाती है, ऑक्सीजन की लेयर अलग बन जाती है, हाइड्रोजन की लेयर अलग बन जाती है, हीलियम की लेयर अलग बन जाती है, हाइड्रोजन की लेयर अलग बन जाती है। ये जो अलग अलग यहाँ पर लेयर्स बन जाती है, इन लेयर्स की हाइट के अनुसार जो है सीक्वेंस पूछा गया है कि सबसे नीचे वाली परत कौन सी है सबसे ऊपर वाली परत कौन सी है। तो ध्यान रखना, सबसे नीचे जो लेयर बनती है यहाँ पर अलग अलग गैसों की, वो होती है नाइट्रोजन, उसके ऊपर बनती है ऑक्सीजन की, उसके ऊपर बनती है हीलियम की, और उसके ऊपर बनती है हाइड्रोजन की। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन लेयर दिखती है जिसकी हाइट है 90 से 200 किलोमीटर, जिसमें नाइट्रोजन प्रमुखतया होती है। दूसरी लेयर होती है, उसके ऊपर जो होती है वो 200 से 600 किलोमीटर की हाइट पर होती है, जिसमें एटॉमिक ऑक्सीजन प्रमुख होती है। तीसरी जो होती है 600 से 1000 किलोमीटर की हाइट पर होती है, जिसमें हीलियम गैस प्रमुख होती है। और चौथी है जो होती है जो 1000 किलोमीटर से अंतरिक्ष की तरफ होती है, जिसे में हाइड्रोजन लेयर होती है। इसमें हाइड्रोजन जो है वो मुख्य गैस होती है, सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए सबसे ऊपर पाई जाती है, और ये धीरे धीरे स्पेस में क्या हो जाती है? निकल जाती है। तो ध्यान रखना आप लोग, इस परत में क्या होता है? मोलिकुलर वेट के अनुसार जो परतें होती है वो अलग अलग लेयर्स में विभाजित हो जाती है। इसमें जो गैसेस होती हैं वो मिक्स नहीं होती है, इसमें मोलिकुलर वेट अलग अलग के अनुसार अलग अलग लेयर्स में बढ़ जाती है, ठीक है। सबसे नीचे ही नीचे जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, तब उससे ऊपर होती है ऑक्सीजन, उससे ऊपर होती है हीलियम, और सबसे ऊपर होती है हाइड्रोजन। ये सीक्वेंस जो है वो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये पूछा जा चुका है, नेट के एग्जाम में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान रखिएगा। विषम मंडल की विशेषताएं अगर मैं बात करूं तो लगभग 80 से 90 किलोमीटर के ऊपर तक के ऊपर से आउटर स्पेस तक इसकी विशेषता होती है। गैसों का मिश्रण समान नहीं रहता, ध्यान रखना, गैसों का मिश्रण समान नहीं रहता है। हल्की गैसें ऊपर होती है और भारी गैसें नीचे होती है। नाइट्रोजन गैस सबसे भारी होती है, ऑक्सीजन उससे हल्की होती है, हीलियम और भी हल्की होती है, और हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें डिफ्यूजन डोमिनेंट होता है और मिक्सिंग कम होती है, ध्यान रखना, डिफ्यूजन डोमिनेंट होता है इस परत में, विषम मंडल में मिक्सिंग बहुत कम होती है। मिक्सिंग किसमें होती है? मिक्सिंग होती है सम मंडल में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छी तरीके से। इसके अलावा होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर का जो क्विक कंपैरिजन है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो होमोस्फेयर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन पाया जाता है, और हेट्रोस्फेयर में नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए इसे सममंडल कहते हैं, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विषम मंडल कहते हैं, ठीक है। हाइट की अगर मैं बात करूं तो सममंडल की हाइट 80 से 90 किलोमीटर की हाइट तक होती है, वहीं 80-90 से ऊपर की जो हाइट होती है वो हेट्रोस्फेयर की होती है, विषम मंडल की होती है। मिक्सिंग की बात करें तो सममंडल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिक्सिंग होती है, वहीं विषम मंडल की बात करें तो यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होती है, डिफ्यूजन डोमिनेंसी होती है, यहाँ पर अलग अलग हो जाता है चीजें, ठीक है। गैसेस की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर डोमिनेट करती है, और वहीं अगर मैं हेट्रोस्फेयर की बात करूँ तो यहाँ पर लाइट गैसेस की डोमिनेंसी होती है, जिसमें हीलियम प्लस हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर आणविक भार की वजह से अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, मिक्स नहीं होती है। लेयर्स इंक्लूडेड ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, किसमें? इसमें, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं हेट्रोस्फेयर में तो इसमें जो लेयर्स होती हैं वो थर्मोस्फेयर प्लस एक्सोस्फेयर होती है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की क्लास, आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को क्लास क्लास में क्या पसंद आया है उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की यानी कि नेट जेआरएफ से रिलेटेड जो क्लासें होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।